हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था एनिमल किंगडम को, और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। हम प्लांट किंगडम को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट किंगडम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसे हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। बॉटनी और प्लांट किंगडम। पादप जगत का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे का अध्ययन शामिल होता है। तो बॉटनी में हम लोग अक्सर किसके बारे में पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जीवमंडल के सभी बहुकोशीय, समीप केंद्रिकी, प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी तथा उत्पादक जीवों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो बायोस्फीयर में हमारे जितने भी मल्टीसेल्युलर प्लांट्स दिखते हैं या फिर समीप केंद्रीय दिखते हैं, प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक दिखते हैं, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स दिखते हैं या फिर उत्पादक प्रोड्यूसर दिखते हैं, उन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है? जीवों के पादप जगत के अंतर्गत, प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है। पादप जगत में 3.5 लाख जीवों को अब तक सम्मिलित किया जा चुका है। तो प्लांट किंगडम में अब तक 3.5 लाख जीवों को यहाँ पे शामिल किया गया है। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का पिता किन्हें बोला जाता है? थियोफ्रास्टस को। वर्ष 1883 में एकलर द्वारा वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण किया गया। तो वर्ष 1883 में क्या हुआ था कि एकलर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादप जगत का वर्गीकरण किया हुआ था। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। पादप जगत का वर्गीकरण इसे दो भाग में बांटा गया है, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है थैलोफाइट, दूसरा है ब्रायोफाइट और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइट के अंदर में कौन कौन आते हैं? आल्गे, बैक्टीरिया और फंगे। उसी तरह पुष्पोद्भिद वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म्स जिसे नग्नबीजी या अनावृत बीजी बोला जाता है, और दूसरा एंजियोस्पर्म्स जिसे आवृतबीजी बोला जाता है। ये भी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट। एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। एक एक करके देखेंगे सबके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपुष्पोद्भिद वर्ग के बारे में, जिसे क्रिप्टोगामी भी बोला जाता है। जिन पौधों में फूल व बीज नहीं होते वो अपुष्पोद्भिद कहलाते हैं। ऐसे पौधे बीज या पुष्पों के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। अक्सर हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कोई भी पेड़ उगता है तो या फिर उसके बीजा से उगता है, लेकिन इसमें ना बीज पाए जाते हैं ना फूल पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? अपुष्पोद्भिद। और ऐसे पौधों में प्रजनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के माध्यम से होता है। तो क्रिप्टोगामी अपुष्पोद्भिद वर्ग के सबसे पहले देखेंगे थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा में शैवाल, जीवाणु एवं कवक का अध्ययन किया जाता है। तो थैलोफाइटा में इसके बारे में पढ़ा जाता है, आल्गे के बारे में, शैवाल, जीवाणुओं के बारे में जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, एवं कवक फंगी के बारे में पढ़ा जाता है। जड़, पत्ती एवं तना के रूप में थैलोफाइटा का शरीर विभाजित रहता है। तो थैलोफाइटा नाम से ही पता चलता है ये एक थैलस के फॉर्म में होता है, जिसमें जड़, पत्ती और तना इस रूप में पेड़ विभाजित हो के रहता है।
थैलोफाइटा एक थैलस के रूप में रहता है, जिसके फलस्वरूप इसे थैलोफाइटा कहते हैं। तो थैलस होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? थैलोफाइटा। नेक्स्ट देखेंगे शैवाल के बारे में। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। तो विज्ञान का वो शाखा जिसमें हम लोग अलगे के बारे में, शैवाल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव शैवाल या एल्गी है, जो भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करता है। तो ये अपना भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। प्राय शैवाल संवहन उत्तक, नॉन वास्कुलर, पर्णहरित, क्लोरोफिल युक्त, आत्मपोषी, ऑटोट्रोपिक, भ्रूण रहित एम्ब्रायो तथा सेल्यूलोज भित्ति वाले होते हैं। तो ये किस तरह के होते हैं? नॉन वास्कुलर होते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना खाद्य खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। तो इनका सेल वॉल जो है वो सेल वॉल से बना हुआ रहता है। शैवाल प्रकाश वाले स्थानों जैसे ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, कीचड़ तथा नदी तालाब में पाए जाते हैं। तो शैवाल हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ताजे जल में, समुद्र के जल में, गर्म जल के झरनों में, कीचड़ में या नदी में और तालाब में भी हरे रंग के जो दिखते हैं वो क्या होते हैं? शैवाल। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। तो शैवाल में जो खाना रहता है तो वो किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च के फॉर्म में। कुछ शैवालों में गति करने के लिए फ्लैजिला पाया जाता है। तो कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो मूवमेंट के लिए उनमें क्या होता है? फ्लैजिला होता है। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइट्स एवं बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। शैवाल प्राय सुकाए सदृश थायलॉइड होते हैं। शैवालों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख लक्षण। तो अब देखेंगे हम लोग शैवाल में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। शैवालों का जननांग एक कोशीय होता है और निषेचन के बाद कोई भ्रूण नहीं बनता है। शैवालों में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो शैवाल जो होते हैं उनमें 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से? रेड लाल वर्णक, ग्रीन हरा वर्णक तथा भूरा ब्राउन वर्णक। इन 3 वर्णकों के आधार पर शैवालों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। क्योंकि इनमें 3 तरह के वर्णक पाए जाते हैं, इसीलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या देखते हैं? क्लोरोफाइसी, जिसमें हरा वर्णक पाया जाता है उसे बोलते हैं क्लोरोफाइसी। जिसमें लाल वर्णक पाया जाता है उसे बोलते हैं रोडोफाइसी। जिसमें भूरा वर्णक पाया जाता है उसे बोलते हैं फियोफाइसी। अब देखेंगे इसके हैबिटेट के बारे में। कुछ शैवाल अधिपादक के रूप में अन्य पौधों पर पाए जाते हैं। तो कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर भी पाए जाते हैं, जैसे ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम एक एग्जाम्पल है उस तरह का शैवाल का जो दूसरे पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं। कछुए की पीठ पर उगने वाले शैवाल को प्रोटोडर्मा कहा जाता है। अक्सर कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि कछुए के जो पीठ के ऊपर जो शैवाल निकलते हैं हरा हरा, तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटोडर्मा। घोंगे के ऊपर उगने वाले शैवाल क्लोडोफोरा कहलाता है। ज्यूक्लोरेला नामक शैवाल निम्न वर्गीय जंतु हाइड्रा के भीतर पाया जाता है। ज्यूक्लोरेला एवं हाइड्रा का संबंध सहजीवियों का उदाहरण है, क्योंकि सहजीवी का मतलब वो ये होता है कि वो एक दूसरे का पोषण पे निर्भर होते हैं, जो कॉफ़ी, चाय इत्यादि की पत्तियों पर पाए जाते हैं।
साइमन सिलेला शैवाल दीवारों, पेड़ की छालों एवं चट्टानों इत्यादि पर पाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि दीवारों पर भी हरे हरे रंग के कुछ घास, छोटे छोटे घास दिखने लगते हैं, तो वो शैवाल होते हैं। तो उन्हें साइमन सिलेला कहा जाता है। मनुष्य एवं दूसरे जंतुओं की आंतड़ियों में ऑसिलेटोरिया शैवाल पाया जाता है। अब देखेंगे इसके जनन प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। शैवालों में 3 प्रकार की प्रजनन क्रिया होती है। पहली कायिक प्रजनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये 3 तरह से करते हैं। हार्मोन के माध्यम से, प्रोटीनिमा के माध्यम से एवं इकाई नेट के माध्यम से। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लोग किस तरह से करते हैं? अचल बीजाणु, चल बीजाणु, ऑटोस्पोर, इंडोस्पोर तथा हिप्नोस्पोर के द्वारा अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। फिर देखेंगे लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है? विषमयुग्मक, समयुग्मक और अंडयुग्मक के द्वारा शैवालों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। दूसरा देखेंगे थैलोफाइटा में हम लोग अध्ययन करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। ये देख रहे होंगे आप, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की थी। तो सर्वप्रथम बैक्टीरिया खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, 1683 ईस्वी में। एहरेनबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु बैक्टीरिया नाम दिया। तो खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने और एहरेनबर्ग ने इन्हें बैक्टीरिया का नाम दिया। फ्रांसीस वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने 1857 में बताया कि किण्वन फर्मेंटेशन की क्रिया जीवाणुओं के द्वारा होती है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है आप लोग को पता होगा कि ब्रेड का जो फूलना या फिर कभी डोसा वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो फर्मेंटेशन आता है वो किसके वजह से आता है? यही बैक्टीरिया की वजह से। तो इसका पता किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने। रॉबर्ट कोच ने तपेदिक टीबी के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत भी दिया। जीवाणुओं के संबंध में जोसेफ लिस्टर ने 1867 में प्रथम बार प्रतिरोधी मत एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत किया। लुई पाश्चर ने रेबीज की टीके व दूध के पाश्चुरीकरण की खोज की। लुई पाश्चर जो है वो रेबीज का टीका का खोज किया था और उसके अलावा उन्होंने दूध के पाश्चुरीकरण का मतलब कि दूध में भी कुछ मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं, तो उन्हें एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करने से उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है दूध का पाश्चुरीकरण। तो इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो जीवाणुओं को अध्ययन को क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु अति सूक्ष्म एवं एककोषीय होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं। जीवाणुओं का वायु, जल, थल, मृत व जीवित पौधे एवं जंतुओं पर वास होता है। तो ये जल में भी, थल में भी, वायु में भी, मृत या फिर जीवित वस्तुओं में भी पाए जाते हैं। बर्फ या गर्म जल के झरनों में जीवाणु 80 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर पाए जाते हैं। तो अगर आप देखो तो बर्फ में अधिकतर 80 डिग्री सेल्सियस और फिर गर्म जल में 80 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर में ये जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु में कोशिका भित्ति सेल वॉल भी पाई जाती है। जीवाणु प्राय एक कोषीय होते हैं।
जीवाणुओं की लंबाई 2 से 5 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणुओं की लंबाई 60 माइक्रोन तक होती है। डाइलेस्टर्स पेनोमास्टिस सबसे कम लंबाई की जीवाणु होता है और स्पिरिलियम वोल्यूटन्स अधिकतम लंबाई का जीवाणु होता है। विजियाटोआ सिराबिलिस सबसे बड़े आकार का जीवाणु होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जीवाणु कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में। जीवाणु कोशिका एक भित्ति से घिरी रहती है। यह पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो जीवाणु का जो कोशिका होता है वो एक सेलुलोज से बना हुआ रहता है। सेल वॉल जो होता है भित्ति से सेलुलोज से बना हुआ रहता है। यह पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। कुछ जीवाणुओं में काइटिन व उनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज भी पाया जाता है। तो कुछ में सेलुलोज भी पाया जाता है। भित्ति के चारों ओर अवपंख स्लाइम की एक परत बनी होती है। अवपंख की यह परत जीवाणु वृद्धि के दौरान फैल जाती है जो सख्त होकर एक कैप्सूल बनाती है। तो कैप्सूल आपका इस स्लाइम के द्वारा बनता है। जो जीवाणु कैप्सूल बनाते हैं वे कैप्सुलेटेड कहलाते हैं। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपने चारों तरफ एक कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आप कैप्सूल देखे होंगे उस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसे क्या बोलते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। कैप्सूल का निर्माण डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रॉन, सेलुलोज, लेवेन तथा पॉलीसैकेराइड आदि पदार्थों से होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के भीतर जीव द्रव्य होता है जो बाहर की ओर जीव द्रव्य कला से घिरा होता है। जीव द्रव्य क्या क्या पाए जाते हैं इसमें? प्रोटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन, वसा, फैट्स पाए जाते हैं। वोल्यूटिन ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं। हरे जीवाणुओं में एक विशेष प्रकार का क्लोरोबियम, क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडी तथा बैंगनी रंग के जीवाणुओं में बैक्टीरियोपर्यूरिन तथा बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है, जिसके फलस्वरूप ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। तो इसी के होने के कारण ये क्या करते हैं? हरे रंग के होते हैं और इसमें ये लोग प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। तीसरा देखेंगे हम लोग थैलोफाइटा के अध्ययन में आने वाले कवक के बारे में। कवक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों का होगा। जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये क्या दिख रहा है? छोटे छोटे मशरूम के जैसे दिख रहे हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? कवक बोला जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। इनमें संवहन ऊतक, वास्कुलर टिश्यू रहित इनमें नहीं पाए जाते। वर्णहरित रहित क्लोरोफिल भी नहीं पाए जाते तथा केंद्रक युक्त न्यूक्लिएटेड होते हैं। कवक वर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण सदैव परपोषी होते हैं। तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करने के कारण ये अपना खाद्य खुद नहीं बना पाते और दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। कवक अपना जीवन सहजीवी या परजीवी अथवा मृतोपजीवी के समान व्यतीत करते हैं। सहजीवी मतलब एक दूसरे का खाना शेयर करना। पैरासाइटिक मतलब
दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली निर्भर होना। और मृतपर्जीवी मतलब जो मरे हुए जीवों के ऊपर ये अपना खाद्य संग्रहण करते हैं। कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। तो कवकों में जो भोजन संग्रहित होकर के रहता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन और फैट। डेक्टिलेला, आर्थ्रोपोड्स, प्रोटोजोन्स व दूसरे सूक्ष्म जंतुओं को पकड़कर कुछ कवक उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें परभक्षी कवक कहा जाता है। कुछ कवक सूत्र, चीड़ आदि की जड़ों में फैले रहते हैं तथा भूमि से खनिज लवण तथा जल ग्रहण कर के चीड़ को देते रहते हैं। चीड़ कवक को खाद्य पदार्थ देता है जो सहजीवन का अच्छा उदाहरण होता है। इस सहजीवन को कवकमूल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फंगस के बारे में। कवक सूक्ष्म पौधे हैं और इनकी रचना सरल होती है। तो ये छोटे छोटे पौधे जैसे होते हैं। कवक की शारीरिक रचना एक कोशीय अथवा धागे जैसी रचनाओं कवक सूत्र हाइपेस से होता है। तो अक्सर आप कवक जैसे एक मशरूम को उठा के देखिए और उसको बीच से तोड़ के देखिए तो उसमें एक छोटा छोटा रेसा रेसा धागा जैसे दिखेगा, तो वही होता है आपका हाइपेस, कवक सूत्र। इन सूत्रों के समूहों को कवक जाल कहा जाता है। तो देखिए होंगे आप, बहुत सारे बंडल्स, छोटे छोटे रेसे जैसे बंडल्स उसमें होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? कवक जाल। फाइकोमाइसीट्स कवक सूत्रों में पट सेप्टम नहीं होते हैं, जिन्हें अपटीय कवक सूत्र कहा जाता है। एक्सोमाइसीट्स तथा बेसिडियोमाइसीट्स में पट होते हैं, जिन्हें पटीय असेप्टाई कवक सूत्र कहा जाता है। कवक सूत्र हाइपे की भित्ति काइटिन, कवक सेलुलोज, फंगस सेलुलोज अथवा केलोस की बनी होती है। तो हाइपेस चिटिन, फंगस सेलुलोज और केलोस से बनी होती है। कुछ कवक द्विरूपी डाइमॉर्फिक होते हैं। वे एक कोशीय एवं कवक सूत्र दोनों रूपों में रहते हैं, जैसे प्लाज्माइडिस, डर्मेटाइटिस, कैनिडा एलिकेस। ये हम देखेंगे कवकों में प्रजनन 3 प्रकार के होते हैं। इनके प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। बर्ध प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनमें विभाजन, फिजन, मुकुलन, बडिंग तथा विखंडन, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन किस तरह से करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीवाणुओं, चल बीजाणु, जूस्पोर्स, कोनिडिया एवं अचल बीजाणुओं, प्लानोस्पोर्स नाम विशिष्ट रचनाओं की सहायता से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन कैसे करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन में 2 भिन्न भिन्न प्रकार के निषेचित केंद्रकों फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस का संलयन होता है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा थैलोफाइटा के अंदर आने वाले कुछ प्राणियों के बारे में, जंतुओं के बारे में, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस और algae के बारे में। अब देखेंगे हम ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन रोकने के लिए लगाया जाता है। यह पौधा जमीन की नमी सोखता है। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधे का सबसे साधारण व आद्य समूह होता है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक, वास्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे स्थलीय होने के कारण नम तथा छायादार स्थानों पर उगते हैं। ये अक्सर टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय जगह में पाए जाते हैं, इसीलिए इनके कारण क्या होता है? छायादार स्थान
मिलते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा होता है। ये आकार में सूक्ष्म होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डोसोनिया है। युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट के मूलाभासों को छोड़ शेष भाग में हरित लवक होते हैं, जिसके कारण वे स्वपोषी होते हैं। इसमें भी कुछ मात्रा में हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। तो ये क्या होते हैं? स्वपोषी। ब्रायोफाइटा छोटे थैलसनुमा होते हैं। ये भी छोटे छोटे थैलस लाइक होते हैं, जिनमें पत्तियों एवं तनों के समान रचनाएं मिलती हैं। तना और पत्तियां दोनों का रचना लगभग से समान होता है। ब्रायोफाइटा में जड़ें सदैव अनुपस्थित होती हैं। इनमें जड़ नहीं पाए जाते, परंतु तंतु की तरह कई रचनाएं थैलस के अभ्यक्ष सहज से निकलती है, जिसे मूलांग, जिसे राइजोड्स कहते हैं। इसमें रूट्स तो नहीं, लेकिन राइजोड्स पाए जाते हैं। मृदा से खनिज लवण का अवशोषण करने तथा पौधे को स्थिर रखने में ये सहायता पहुंचाते हैं। तो राइजोड्स जो होते हैं वो ज़मीन से खनिज अवशोषित करके पौधे को देते हैं और पौधे को एक स्थिरता प्रदान करते हैं। ब्रायोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेट ऑफ जेनरेशन स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसमें जेनरेशन वाइज जेनरेशन कुछ अल्टरनेशन देखने को मिलता है। अब देखेंगे ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइटा हमारे जीवन में किस काम में आते हैं, ये देखेंगे। यह मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को रोकने में ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे सहायता प्रदान करते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब आप जानते होंगे, या तो अधिकतर बाढ़ आने के कारण, अधिकतर वर्षा होने के कारण, सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। सामने में रेलवे स्टेशन है ना, इसीलिए ट्रेन की आवाज़ आती रहती है। सो इग्नोर इट एंड लेट्स कंटिन्यू। तो ये सॉइल इरोजन क्या बता रहे थे हम? सॉइल इरोजन का मतलब अगर कभी अधिकतर बाढ़ आए, बारिश हो या फिर हवा चलने के कारण ज़मीन से मिट्टी का जो क्षय होता है उसे रोकने में ये सहायता करता है। ईंधन के रूप में स्पेगमन जैसे ब्रायोफाइटा का प्रयोग किया जाता है। कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे होते हैं जो कि ईंधन लकड़ी के जैसा, मतलब जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। एस्किमो जनजाति समुदाय चिराग में बत्ती के स्थान पर स्पेगम का प्रयोग करती है। जल अवशोषण की पर्याप्त क्षमता ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में पाई जाती है। तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे क्या करते हैं? अधिकतर जल अवशोषण करते हैं, अतः ये बाढ़ रोकने में सहायता करते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं कि बाढ़ रोकने में सहायता करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में मॉस प्रयोग किया जाता है। तो मॉस एक तरह का ब्रायोफाइटा है जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है। कुछ ब्रायोफाइट्स पौधे का प्रयोग शाकाहारी स्तनधारी भोज्य पदार्थ के रूप में भी करते हैं। तो कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो शाकाहारी स्तनधारी जो जीव होते हैं वो अक्सर शाकाहारी भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने खाद्य पदार्थ के रूप में इसे यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण के बारे में। ब्रायोफाइटा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हेपाटोकोप्सिडा और लाइवरोट, मार्केसिया, रिक्सिया
स्पोरेला आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा एंथोसेरोटोप्सिडा और हॉर्नवॉट एंथोसेरोटोप्सिडा के अंतर्गत एंथोसिर्स आते हैं। थर्ड ब्रायोस्पिडा या मॉस, ब्रायोस्पिडा और मॉस, स्फाग्नम, फुनारिया इत्यादि जैसे ब्रायोफाइट्स इसके अंतर्गत आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ आप कमेंट करिए जिस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए।